हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th जो है कवर कर रहे हैं, जिसमें से आज हमारा चैप्टर रहने वाला है चैप्टर 3। ठीक है, इससे पहले हमने 1 और 2 चैप्टर को कवर किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, और आज हम लोग का रहने वाला है चैप्टर 3। ठीक है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी, यानी कि हमारी पृथ्वी कैसे जो है बदल रही है। आज हम लोग पूरा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है, यानी ये जो शॉर्ट नोट्स है, सभी एग्ज़ाम के लिए काम आने वाला है, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ करके मैंने पूरा शॉर्ट नोट्स बनाए। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है, जो आप पीसीएस लेवल, यूपीएससी लेवल, नेट, पीजीटी, टीजीटी, एमपी टेट, सीटेट, यूपी टेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआई, DSSS, हर जगह आपको ये काम आने वाला है। ठीक है ना? तो इसीलिए, क्योंकि पूरा आप अगर पन्नों को पढ़ने जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो आपके लायक नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। आज थोड़ा सा लेंदी लेक्चर रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पीडीएफ है, इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं चैप्टर में। तो आप लोग अंतिम तक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आज समझ में आने वाला है। इससे पहले आप लोग 1-2 ज़रूर देखिएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी यानी चैप्टर 3। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे? पृथ्वी की गतियों के बारे में दिया हुआ है। जब आप बुक देखेंगे चैप्टर 3 में पृथ्वी की गतियां हैं, क्या क्या चीज़ें पृथ्वी में चेंजेस हो रहे हैं, वो पृथ्वी की गतियां दो तरीके से इस पे बल लगते हैं। एक होता है अंतर्जात बल, एक होता है बहिर्जात बल। अंतर्जात मतलब अंदर की तरफ लगने वाला बल, और बहिर्जात का मतलब जो बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, अंतर्जात जो होते हैं ये दो प्रकार के बल इस प्रकार करते हैं। एक होता है आकस्मिक बल और दूसरा होता है पटल विरूपल बल। ठीक है, आकस्मिक बल और जो पटल, ये सारे अंतर्जात बल ना अंदर, इसका मतलब अंदर, तो ये पृथ्वी के अंदर सारे बल लगते हैं। और बहिर्जात जो पृथ्वी के बाहर जो घटनाएं होती हैं वो बहिर्जात बल कहलाता है। तो आकस्मिक बल जो होता है ये जो अचानक से आता है, मतलब अचानक से जब कोई घटना घटित होती है पृथ्वी के आंतरिक सतहों पर, तो उसको हम आकस्मिक बल कहेंगे। तो वो आकस्मिक बलों के कारण होता है, जैसे आपके अचानक से भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना, लैंड स्लाइड होना, भूसंकलन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब अचानक से होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आकस्मिक बल, जो कि अंतर्जात में आ जाएगा। पटल विरूपण बल क्या होता है? पर्वत निर्माणकारी बल, मतलब जब हमारे पर्वतों का निर्माण हो रहा होता है तो उस पर ये बल कार्य करता है, इसलिए इसको कहते हैं पटल विरूपण बल। तो ये दोनों जो बल है ना, ये अंतर्जात बल के कारण, यानी पृथ्वी के अंदर की प्रक्रियाएं हैं जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, जब ये आकस्मिक बल है, यानी भूकंप, ज्वालामुखी ऐसा कुछ होगा, तभी हमें पता चलता है। तो ये सारे बल जो है अंदर लगते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अंतर्जात बल। अब देखिए, अगला है आपका बहिर्जात बल, जो पृथ्वी के बाहर लगेगा। अपर्दन निष्पेदन, जैसे मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर जो है अपर्दन हो रहा है। अपर्दन वो होता है, जैसे मान लीजिए हवाएं चल रही हैं, कोई पत्थर है, बार बार हवाएं एक जगह पे आके टकरा रही हैं, बारिश हो रहा है, तो वो पत्थर जो है कट जाता है, अपनी जगह से अपर्दित हो जाता है। ठीक है, या फिर नदियाँ अपर्दित हो जाती हैं। तो यही जो बहिर्जात बल कहलाता है। तो अपर्दन और निक्षेपण में क्या क्या आता है? नदियाँ, बहता हुआ जल आ जाएगा, हवाएं यानी पवन आ जाएंगे, समुद्री तरंगे, हिमनद, जैसे कोई पत्थर उससे बार बार जो है हवाएं टकरा रही हैं, बहता हुआ जल उससे टकरा रहा है, समुद्री तरंगे जाके टकरा रही हैं, हिमनद यानी बहुत सारा बर्फ़ की नदियाँ जो है उससे टकरा रही हैं। तो वो जो पत्थर का टुकड़ा है ऑलरेडी टूट करके अलग हो जाता है, या अपर्दित हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है। तो ये सब बाहर, ये सारे फोर्स कहाँ लगती हैं? ये सारे कारणों की वजह से ये सारे फोर्स पृथ्वी के बाहर लगते हैं, जिसको कहते हैं बहिर्जात बल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया। चार्ट बना लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में पूरा लाइन बाय लाइन दिया है, मैंने आपको इस तरीके शॉर्ट वे में बता दिया। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। नोट है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। एंडो, अंतः, एंडो मतलब होता है अंदर और एक्सो मतलब होता है बाहर। एंडो मतलब आंतरिक और एक्सो मतलब क्या होता है? बाह। ठीक है, यानी आंतरिक और बाह। जेनिक उत्पत्ति से बनता है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, यानी एंडो प्लस जेनिक से मिलकर के क्या बना? एंडोजेनिक। एक्सो प्लस जेनिक से मिलकर बना क्या? एक्सोजेनिक।
एंडोजेनिक, जिसको एंडोजेनिक का मतलब होता है आंतरिक उत्पत्ति, और एक्सोजेनिक का मतलब होता है बाह्य उत्पत्ति, ठीक है ना। आंतरिक और बाह्य उत्पत्ति, जेनिक का मतलब उत्पत्ति। तो एंडोजेनिक मतलब आंतरिक उत्पत्ति और एक्सोजेनिक का मतलब बाह्य उत्पत्ति, जो पृथ्वी के ऊपर जो कोई उत्पत्ति हो रही है तो उसको बाह्य उत्पत्ति कहेंगे। ये नोट के रूप में आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने बता दिया, ये जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एक नोट है, इसको समझिएगा बहुत बेहतर तरीके से। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। देखिए, जब अचानक से विस्फोट होता है ना, अचानक से विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी निकलता है अंदर से। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाए थे कि पृथ्वी के अंदर सारी घटनाएं होती रहती हैं जो हमारी पृथ्वी अंदर होती है। तो जो पृथ्वी का ऊपर वाला अंदर वाला हिस्सा होता है वहाँ पूरा का पूरा, यहाँ जो क्रस्ट मेंटल कोर था, तो जो कोर वाला हिस्सा यहाँ बहुत ही गर्म होता है, लावा निकलता हुआ रहता है, एकदम लावा रहता है अंदर मैग्मा, और वही दरारें मिल जाती हैं तो वो इस तरीके से दरारों के माध्यम से वो क्या होता है, ये बाहर निकलने लगता है, ठीक है। चट्टानों की दरारों के माध्यम से वो बाहर निकलने लगता है और यही ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। अब ये आता है और इस तरीके से घूमता है वृत्तीय रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब ये अचानक से विस्फोट होता है तो इसे कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। तो भूपर्पटी मतलब होता है क्रस्ट, जो 3 लेयर हमने कल पढ़ाया था ना आपको, क्रस्ट मेंटल कोर। तो क्रस्ट जो भूपर्पटी होता है, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हुए ज्वालामुखी कहलाते हैं। ज्वालामुखी की बहुत ही सरल भाषा में डेफिनेशन है। ज्वालामुखी क्या होता है, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह होती है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट का कुछ हिस्सा क्या होता है, कहीं कहीं छिद्र हो जाता है, तो अंदर का जो लावा होता है ना अचानक विस्फोट के साथ बाहर आता है, ठीक है। पिघलता हुआ एक कुछ पदार्थ निकलता है अचानक से, वही ज्वालामुखी कहलाता है, ठीक है। आप देखिए, ये हमारा मेंटल है, अंदर का हिस्सा है, और ये क्रस्ट है, ठीक है। अब अचानक से उसको क्रैक्स मिला, तो वहाँ पर पहले मैग्मा एकदम से ऐसे निकलता, ऊपर की तरफ आया, ठीक है, और ये लावा के रूप में, जैसे ही अंदर है तो मैग्मा है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के बाहर आया तो ये लावा बन गया। बहुत तेज़ी से निकलता है, बहुत ही तेज़ी से, और इसके साथ साथ बहुत सारी गैस और राखें निकलती हैं, ठीक है। और ये इसको कहते हैं, ये निकास कहलाता है, ये निकास द्वार कहलाता है, जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है उसको निकास द्वार कहते हैं। अभी क्रेटर क्या है, क्रेटर समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये विस्फोट हुआ, ठीक है ना, यहाँ से अचानक से विस्फोट हुआ और ये फिर बाद में ठंडा हो गया तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, लेकिन ये ठंडा हो गया तो यहाँ पे कुछ ऐसा गहरा स्थान बन जाता है, तो यही क्रेटर कहलाता है। इसमें बारिश होती है ना जब, तो बारिश का पानी भर जाता है, झील, क्रेटर झील का भी निर्माण करते हैं ये। अब ये ठंडा हो गया तो ये ठंडा हो गया तो ये एरिया ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक होने के बाद जब बारिश होती है तो ये पानी यहाँ पर गिरता है, तो ये क्रेटर कहलाता है, ठीक है। ये पूरा आप डायग्राम बना लीजिएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से और इसको लिख लीजिएगा। तो यही ज्वालामुखी होता है, जो अचानक से मैग्मा ऊपर की तरफ आता है। अब बात करते हैं, अब ये ज्वालामुखी आने का रीज़न भी होता है, कुछ भूकंप के माध्यम से आते हैं। भूकंपी तरंगों की बात करते हैं, 3 प्रकार की, अभी आपको पढ़ाएंगे भी, जो हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं ना, उसमें हम भूकंप कैसे आता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब कुछ पढ़ाएंगे। तो भूकंपी तरंगों के 3 प्रकार होते हैं, एक होती है पी तरंगे जिसको प्राइमरी वेव्स कहते हैं, एस तरंगे सेकेंडरी वेव्स, एक होती है एल तरंगे जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे, एल को पृष्ठीय तरंगे कहा जाता है, ठीक है। भूकंप जो आते हैं उसमें 3 प्रकार की वेव्स होती हैं। भूकंप क्या होते हैं समझिए। भूकंप स्थलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जो आपको पता है भूकंप आता है तो ऊपर की जो प्लेट है वो हिलने लगती है, ठीक है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करने लगता है। अब ये ऊपर की तरफ आता है और ये अर्थ है तो वो क्या करने लगता है, वो हिलने लगता है, आपका पूरा का पूरा ऊपर की पृथ्वी, वही भूकंप कहलाता है, ठीक है। उद्गम केंद्र कहाँ होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति, यह भूकंप भूपर्वती के नीचे स्थान जहाँ कंपन का आरंभ होता है, मतलब यह जो है वह स्थान है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए भूकंप
जो है भूकंप केंद्र यहाँ पास है, और जैसे ही ये क्रस्ट पृथ्वी से आके टकराया, तो जब ये जिस जगह पे टकराता है उसको कहते हैं भूकंप केंद्र। ठीक है, क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहते हैं। तो भूकंप केंद्र क्या होता है? भूपर्पटी, जहाँ भी शब्द मिले इसका मतलब समझिए क्रस्ट। क्रस्ट मेंटल कोर जो हमने पृथ्वी की लेयर्स बताई थी ना, सियाल, सीमा, नीफे, तो क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, उसी को भूपर्पटी कहते हैं। तो भूपर्पटी यानी क्रस्ट के नीचे स्थान जहाँ कंपन का आरंभ होता है उसको हम क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। ठीक है, उद्गम केंद्र। अधिक केंद्र उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकट स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। ये मेन अधिक केंद्र वो होता है जो एकदम से जहाँ से भूकंपीय तरंगे स्टार्ट होती है, अभी डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, तो फिर से समझिए, उद्गम केंद्र के भू सतह पर, उद्गम केंद्र के अंदर, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा उद्गम केंद्र है उसके अंदर अधिकेंद्र होगा। तो भू सतह पर उसके निकट स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ अधिकेंद्र से भूकंप की तरंगे और ये ऊपर की तरफ आया, तो जब पृथ्वी की ऊपरी लेयर से टकराता है तो यहाँ पे उद्गम केंद्र बनता है। ठीक है, तो अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में ये गमन करती हैं, जिसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। ये काफ़ी पुराने नोट्स हैं हमारे, इसलिए थोड़े से ऐसे हो गए हैं। नेक्स्ट पेज की चीज़ें इधर दिखाई देने लगी हैं। देखिए, तो अभी बात करते हैं, निकटम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिक दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्र तरंगे धीमे, जैसे मतलब जहाँ पास भूकंप आता है ना, एग्जैक्टली पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से में वहाँ पे सबसे ज़्यादा हानि होती है, और जैसे जैसे भूकंप चारों तरफ फैलता है तो उसकी स्पीड का अभाव थोड़ा सा कम होता जाता है, तो हानि भी कम होती है। तो जो नज़दीक होता है जो इलाका भूकंप केंद्र से, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत जन धन की हानि होती है। तो समझिए इस तरीके से इस डायग्राम के थ्रू। देखिए, मान लीजिए भूकंप केंद्र का उद्गम, भूकंप उत्पन्न हुआ। ठीक है, भूकंप जो है यहाँ से उत्पन्न होता है, पृथ्वी का है, उद्गम केंद्र है ये, उद्गम केंद्र जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। अब ये ऊपर, मतलब ये अंदर का हिस्सा है और ये ऐसे ऊपर की तरफ, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और ये धीरे 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 अधिक केंद्र है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई, एक उद्गम केंद्र है। ठीक है, जहाँ से भूकंप आके टकरा रहा है। अब ये धीरे धीरे इस तरीके से चारों तरफ ये ऐसे 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 करते हुए ये फैल गया, चारों तरफ फैलता जा रहा है भूकंप। तो जो आसपास के जो इलाके होते हैं, यहाँ पास पृथ्वी का जितना इलाका होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा हानि होगी, और सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टर भूकंप स्केल पर मापेंगे तो सबसे ज़्यादा तीव्र भूकंप होगा, और धीरे धीरे थोड़ा सा झटका यहाँ दूर, जितना दूर आप रहेंगे उतना कम लगते चला जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा, भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर आती है। अब ये अंदर से किधर जा रही हैं? बाहर की ओर ऐसे पृथ्वी में फैलती हुई जाती हैं। ठीक है, लेकिन केंद्र एक ही होता है। इसमें आज तक दुनिया में सबसे खतरनाक भूकंप आपको पता है कब आया था? बहुत ही डेंजर, 26 जनवरी के दिन, वो दिन जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे थे। ठीक है, उस दिन भुज भूकंप आया था, गुजरात, भुज जगह है, आप देखेंगे गुजरात में भुज जगह देखने को मिलेगा, वहीं पर आया था। अभी तक का सबसे खतरनाक, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। ये जो है 7 से ज़्यादा भूकंप आने पर पूरा तबाही हो जाता है। ठीक है ना, 7 नॉर्मल तक माना जाए, मतलब कि 7 भी बहुत ही ज़्यादा, अगर 7 तक आ गया तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा होता है। तो 26 जनवरी 2001 को भुज गुजरात में, ठीक है, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण शहर में आग भी लगी थी उस समय पे, और इसके कारण से आपातकाल की घोषणा भी हो गई थी। ठीक है, और फ़ोन लाइन, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन, संचार लाइन, ये सभी अवरोधित हो गए थे। मतलब भूकंप आने के बाद ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, इमरजेंसी घोषित हो गया था। मुख्यमंत्री केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांग रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भुज भूकंप आया था ना, सबसे ज़्यादा प्रभावित स्कूल हुआ था, क्योंकि जो मेन केंद्र था वो स्कूल ही था, जहाँ से भूकंप, जिस जगह से भूकंप उत्पन्न, स्कूल में उस समय बच्चे बेचारे फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, और वहीं पर वो काफ़ी बच्चों, लगभग 971 छात्रों की मौत हो जाती है, शिक्षक सहित 31 टीचर्स और 971 छात्र। अब तक का इतिहास का सबसे बर्बरता वाला भूकंप था, ऐसा भूकंप आए ही ना।
स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ, इमारतें गिरने लगी, कम से कम 971 छात्र और 31 टीचर की मौत हो गई थी, क्योंकि जो भूकंप का केंद्र था ना वो वहीं से बन रहा था जहाँ पे वो स्कूल थी। और फिर बहुत तीव्रता ही इतनी ज़्यादा थी कि आसपास का पूरा इलाका भुज चपेट में आ गया था। कब की? 2001। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। भूकंप आने से कुछ भूमि पर हलचल होती है, उसको समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भूकंप आने से पूर्व कैसे अनुमान लगाया सकता है? जानवरों के व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव आने लगता है, जैसे उनको कुछ आहट सी हो जाती है, ठीक है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना बढ़ जाती है, सांपों का धरातल पर आवागमन मतलब कि स्टार्ट हो जाता है, वो मतलब जो पशु होते हैं ना वो थोड़ा सा उनको आभास हो जाता है, जिसके कारण से वो हलचल या अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ये भूकंप आने के संकेत माने जाते हैं। अब भूकंप का मापन कैसे कर सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूकंप का मापन भूकंप लेखी यंत्र के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। किसके माध्यम से? भूकंप लेखी यंत्र के माध्यम से। इसकी तीव्रता सिस्मोग्राफ यानी रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। मतलब जो भूकंप मापने का स्केल होता है उसको कहते हैं रिएक्टर स्केल, इसी को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तीव्रता मतलब अगर 2.0 है तो कम तीव्र है, अधिक है अगर तो 5.0 है, जो इसमें क्षति होने के चांसेस, जैसे अभी नॉर्मल हम लोग के घरों में आता है ना, नॉर्मल से थोड़ी सी फीलिंग्स बस होती है कि कुछ हिल रहा है, तो वो नॉर्मल होता है 2.0 तक होता है, ठीक है। अधिक तीव्रता 5.0 अगर हो गया तो क्षति होगी, बहुत शक्तिशाली होगा तो 6.0, मतलब जो अभी आया था गुजरात में, ठीक है, भुज में, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ही जनधन की हानि हुई थी, भुज पूरा प्रभावित हो गया था। और सर्वाधिक शक्तिशाली 7 जो कि अभी तक तो आया नहीं है, 7 रिएक्टर पर अगर मापा जाए भूकंप की तीव्रता बहुत ही डेंजरस होगी। भूकंप से बचाव कैसे करें? आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सुरक्षित स्थान पर जाएं, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में छिप जाएं, ठीक है ना। और दूर रहें किन चीज़ों से? आग से। अब ये नहीं कि आप किचन में सिलेंडर के पास जाके छिप जाएं, नहीं, मतलब मेज के नीचे, लकड़ी के मेज के नीचे। सबसे अच्छा है कि आप इन सभी चीज़ों से, और भी बेहतर है कि आप जल्दी से घर से बाहर निकल जाइए, खुले मैदान में, पेड़ ओड़ के नीचे भी नहीं, खुले मैदान में, ठीक है। क्या क्या चीज़ों से दूर रहना? चिमनी से, आग से, टूटने वाली खिड़की, दर्पण, कांच, बेड टुकड़े, मतलब ऐसी चीज़ें जो टूटने का डर है उनसे दूर रहें, ठीक है। ऐसे बचाव कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर जो है आपका दिया हुआ ये दूसरा पार्ट, तो यहाँ पास ये जो है हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये ना बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। पहले आज हम लोगों ने भूकंप को समझा है, तो इसके वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा ये चैप्टर काफ़ी लंबा था। मुख्य स्थलाकृतियाँ हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये हमने आधा पार्ट किया है, ये थोड़ा चैप्टर लेंदी था। हम लोगों ने आज भूकंप के बारे में समझा है, उसके बाद हम लोग मुख्य स्थलाकृतियाँ पढ़ेंगे, थोड़ा जलप्रपात, विसर्प, तटबंध, वितरिका, डेल्टा, ये सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, फिर चैप्टर 4 आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।